गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार सैनी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक हमारी क्लास में चल रहा था वो मैट्रिक्स था और उस मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। उसी मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको एक मैट्रिक्स बताई थी, सममित मैट्रिक्स और एक विषम सममित मैट्रिक्स। यानी सममित और विषम सममित मैट्रिक्स से रिलेटेड सारी बातें बताने के बाद में आज हम आगे वाली क्लास की बात करते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बताने वाला हूं। यानी आज की हमारी क्लास के अंदर एक सममित और विषम सममित मैट्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय की हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टाइटल रहेगा सममित तथा विषम समेत समेत तथा विषम समेत आव्यूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। यानी आज के हम इस क्लास के अंदर आपको एक सममित और विषम सममित मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बताने वाले हैं। यानी हमारी वो प्रमेय क्या हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय की हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। एक वर्ग मैट्रिक्स ली जाएगी, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अगर उस वर्ग मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कोई मैट्रिक्स आपके पास में एक वर्ग मैट्रिक्स होगी, अगर उस वर्ग मैट्रिक्स को हम उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स होती है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सबसे फर्स्ट वाली जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो ये है, ए को मैंने ए डैश से मल्टीप्लाई किया। यानी ए हमारे पास में एक वर्ग मैट्रिक्स थी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, मैंने इसको ए डैश से मल्टीप्लाई किया। या फिर हम यहां पर दूसरी थ्योरम भी बना सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट मैं ऐसे बोलता हूं, मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज ए डैश को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी सममित मैट्रिक्स होती है। यानी ए और ए डैश तथा ए डैश ए सममित मैट्रिक्स या आव्यूह होती है। फर्स्ट वाली थ्योरम आपकी ये है। यानी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा इस थ्योरम के बारे में। हम यहाँ पे कंफर्म आपको बताएंगे, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं तो मैं इसका प्रूफ आपको बताता हूं। इसका हम प्रूफ देखते हैं यहाँ पे। तो आप कोई भी एक ए मैट्रिक्स मान लीजिए। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, मतलब 2 1 3 4। ये आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक वर्ग मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 ऑर्डर की क्या हो गई, एक वर्ग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश। अगर हम यहां पर ए डैश निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोज आपको लेना है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, रो को कॉलम बनाना है। तो 2 1 3 और 4, ये हमारी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए डैश आपका एक सममित आव्यूह होता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को ए डैश से मल्टीप्लाई करता है। तो गौर से देखिएगा, मैंने मैट्रिक्स ए को ए डैश से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले ए की वैल्यू रखिएगा 2 3 1 4, फिर आप ए डैश की वैल्यू रख दो। ए डैश की अगर वैल्यू रखूंगा तो 2 3 1 और 4। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश इज इक्वल टू, आपको पता होगा मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये एक एरो डायग्राम मैंने आपको बताया था। यानी इसका मतलब तो होता है रो और इसको क्या कहा जाता है, कॉलम। यानी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 4
ये 4 बन गया। अब 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 1 प्लस का 4, 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 क्या बन जाएगा 16। अगर हम इसकी वैल्यू और चेक करते हैं तो ए डैश की वैल्यू देखो क्या मिली, ये आपका 5 बन गया, ये आपका 10 हो गया, अगेन ये 10 बन गया और ये आपका 25 आपका बन गया। यानी ए डैश की वैल्यू आपके पास में क्या आई, ए डैश की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 5 10 10 और 25। सपोज हमारे पास में जो ए डैश आया है ना उसको मैं यहां पर कह देता हूं सपोज ये कोई पी मैट्रिक्स है, यानी ए डैश को मैं क्या मान रहा हूं पी। मेरा कहने का मतलब है मैंने यहां पर ये कहा ए और ए डैश था उसके मान को मैंने पी मान लिया सपोज। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में पी का मान क्या माना जाएगा, यहाँ पे पी का मान हो गया 5 10 और 10 और 25। ये हमारे पास में मैट्रिक्स पी का मान हो गया। मैंने कहा कि ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट का हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं इसका परिवर्तन लेऊंगा, राइट हैंड साइड में भी परिवर्तन लेऊंगा। तो देखिएगा हम यहां पर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो लेफ्ट में पी का ट्रांसपोज क्या होगा पी डैश, और राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या था, राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स था हमारे पास में, ये 5 बन गया, देखो ये 5 बन गया, 10 10 और ये बन गया आपका 25। ये लो मैंने इसके ऊपर डैश लगा दिया। अब डैश लगाने के बाद में हम इसका डैश निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो देखो क्या बनेगा, हम इसके रो को कॉलम बनाएंगे। तो ये फर्स्ट रो बन गया 5 और 10, मैंने ये लिखा है 5 और 10, तो 5 10। अब इस वाली रो को कॉलम बना दो, ये 10 और ये आपका 25। मैंने कहा ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब हम यहां पे देखते हैं हमारा जो समीकरण एक था, समीकरण एक व दो से, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखते हैं तो गौर से देखिएगा आपका राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, P इज इक्वल टू क्या होगा आपका P डैश होगा। यानी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले, किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले, किसी मैट्रिक्स का मतलब याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं और ट्रांसपोज निकालने के बाद में वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल अगर हमें मिल जाता है तो इसका मतलब कंफर्म हो जाता है वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, एक सममित मैट्रिक्स होगी, एक आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब 100% हो गया यहाँ पर ए डैश क्या होगा आपका एक सममित अवयव होगा। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के ये लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट होता है कि ए डैश एक सममित मैट्रिक्स या अवयव है होगा। 100% ये कंफर्म हो चुका है, यानी ए और ए डैश आपका क्या होगा, एक सममित अवयव होगा। इसी तरीके से हम इसके सेकंड वाले भागों को कर सकते हैं। सेकंड वाले भाग में क्या करना होता है, हमें सेकंड वाले भाग के अंदर हमें ए डैश को पहले रखना होता है, यानी मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज हमारे पास में ए डैश आ रहा था उसको आप पहले रखना, और उसके बाद में मैट्रिक्स ए से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखो आप इसको नोट करो, मैं फटाफट अभी आपको चेक करके दिखाता हूं, ये भी आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है। तो फटाफट आप नोट करिए, फिर हम आगे वाले इसके पार्ट की भी बात कर लेते हैं। तो चलो देखिएगा, हम यहां पर इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्या सेकंड पार्ट भी कंफर्म ये होता है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या एक सममित अवयव होता है क्या? तो चलो अभी आपके सामने मैं चेक करके बता देता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? तो चलो चेक करते हैं। देखो इसका ऑर्डर हमारा 2 इंटू 2 था, ये बिल्कुल एज इट इज वैसे की वैसे था जो पहले लिखा हुआ था। हमें करना क्या है, ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ए डैश को पहले लेना है। तो चलो हम यहां पर ए डैश को पहले रखते हैं और फिर उस ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डैश इंटू ए, तो सबसे पहले आप ए डैश की वैल्यू रखो 2 1 3 4, इंटू करना है ए से, ये वाले मान आप रखिएगा 2 3 1 और 4। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये प्रोसेस देखना है,
तो हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं ए डैश इंटू ए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 2 4, 3 into 3 9, 2 into 1 2, 2 into 4 2 into 4 12, 1 into 2 2, 4 into 3 again 12, 1 into 1 1, 4 into 4 क्या होगा 16। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ए डैश इंटू ए क्या बनेगा, ये तो बन गया आपका 13, ये बना 14, ये बना 14 और ये क्या बन गया आपका 17। हम यहां पर ये जो नई मैट्रिक्स आई उसको हम पी मैट्रिक्स के इक्वल यहां पर मान लेते हैं। तो यानी हमारे पास में पी की वैल्यू क्या आ गई 13, 14, 14 एंड 17। सपोज ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब मैं इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकाल के दिखाता हूं। तो मैट्रिक्स इक्वेशन फर्स्ट में जो मैट्रिक्स पी आई उसका ट्रांसपोज निकालिए। तो इधर हम ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। तो लेफ्ट में तो आपका पी डैश होगा, राइट हैंड साइड में देखिएगा क्या था 13 14, ये आपका 13, ये आपका 14, अगेन आपका 14 और ये बन गया आपका 17। इसके ऊपर मैंने डैश लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया ट्रांसपोज। इसका परिवर्त आपको निकालना है तो पी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, पी डैश इज इक्वल टू हो गया 13 14, ये वाला 13 ये वाला 14, फिर अगेन 14 और 17। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। आप खुद देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर राइट हैंड साइड बिल्कुल एज इट इज आ गई है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे P इज इक्वल टू P डैश। यानी हमारे पास में मैट्रिक्स P का P डैश के इक्वल होने का मतलब कंफर्म ये हो गया A डैश इंटू ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब 100% ये कंफर्म होता है कि ए डैश इंटू ए भी आपकी सममित मैट्रिक्स होगी। तो हम यहां पे लास्ट में लिखेंगे अतः स्पष्ट, अतः स्पष्ट होता है कि आव्यूह है ए डैश इंटू ए भी एक सममित आव्यूह होगा। ये कंफर्म हो चुका है। यानी आपका a इंटू ए डैश भी एक सममित होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए डैश इंटू ए भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से अगर बोर्ड एग्जाम में आपको ये कहता है प्रूव करके बताओ कि a इंटू ए डैश या फिर ए डैश इंटू ए क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो आपको वहां पर एक मैट्रिक्स ए दिया जाएगा, मैट्रिक्स ए दिया जाएगा। आपको मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, फिर आपको सबसे पहले ए को ए डैश से मल्टीप्लाई करना है, उसे किसी मैट्रिक्स पी के इक्वल मान लेना, उसका ट्रांसपोज लेना है, दोनों को आप इक्वल करके दिखाओगे तो वो आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी और ये भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो इससे रिलेटेड ये फर्स्ट वाली आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। तो आने वाली मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं इसी से रिलेटेड आपकी सेकंड थ्योरम की बात करने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। तब तक मेरे और मेरे यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को धन्यवाद।